चलो बच्चों, नीट 2021 का फिजिक्स का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन सा सवाल इजी कैटेगरी में जाएगा, कौन सा एवरेज और कौन सा अबव एवरेज, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि इस पेपर की कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो अलग अलग सीक्वेंस आपके पेपर की रही होंगी, कोड अलग अलग रहे होंगे, लेकिन सवाल तो सेम ही होंगे। मेरे पास जो पेपर बच्चों इस टाइम है तो मैं उसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसका सवाल नंबर 1 ये है। ई एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, और वो डायमेंशन ऑफ ई अपॉन जी पूछ रहे हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया जिससे टाइम थोड़ा सा हमें कम लगे। तो बच्चों ई क्या है? एनर्जी, दैट विल बी ml2t-2, और जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1l3t-2, राइट, m-1l3t-2। तो बच्चों t-2 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो m जो है वो तो आएगा 2, L आएगा -1 और T आएगा 0। m2l-1 T0 इसका आंसर होगा। ये बेसिक डायमेंशन है तो मैं इसको इजी कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि एनर्जी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन सबको याद होती है। इसके बाद बच्चों ये सवाल फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM n है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? मैं अगेन ये कहूंगा कि एक इजी सवाल है, बोलो क्यों? ये सवाल इजी नहीं है लेकिन ये डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में से है। अगर ये डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में से है तो आप मान के चलिए कि बच्चों को रटा पड़ा होगा। तो इसीलिए मैं इसको कहूंगा कि ये भी एक इजी सवाल है। इसका आंसर होगा 2n बच्चों, चाहे काइनेटिक एनर्जी की पूछे चाहे पोटेंशियल एनर्जी की, फ्रीक्वेंसी 2n होगी। ये मेरे पेपर का सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 2 ये है बच्चों, जिसमें एक इंडक्टर है। इंडक्टर में ये पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट दिया है, कैपेसिटर का 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस का 40 वोल्ट। इन्होंने टर्म बोली है करंट का एम्पलीट्यूड 10√2 है और z बताइए। तो आप ये जानते हैं कि पोटेंशियल किस तरह से निकाला जाएगा सर्किट का नेट यहाँ पे, क्योंकि ये एसी सर्किट है। तो अगर एसी सर्किट है तो आप कहेंगे VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, इस तरह से निकाला जाएगा। जहां VR की वैल्यू है 40 स्क्वायर, और VL है 40, VC है 10, 40 माइनस 10 हुआ 30। तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर आप देख सकते हैं ये आएगा 50। सवाल उठता है कि सर ये VRMS है या ये भी V0 है? देखो उसने मेंशन किया करंट एम्पलीट्यूड, मतलब अगर ये पीक वोल्टेज होता तो वो यहाँ पे मेंशन करता वोल्टेज एम्पलीट्यूड, पर उसने नहीं बोला। इसका मतलब ये VRMS है, इसका मतलब ये VRMS है। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया VRMS इज इक्वल टू 50, और I0 की वैल्यू है 10√2, और आपसे पूछा गया है Z। तो बच्चों Z को आप कहेंगे VRMS अपॉन IRMS। VRMS 50, IRMS कितना होगा? तो IRMS होगा I0 बाई √2। I0/√2, √2 को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में, I0/√2 10, I0/√2 ही IRMS होगा, दैट इज 10, इसलिए 5 ओम। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इसका आंसर 5 ओम जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट बनता है, एक बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे बनता है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे एग्जामिनर ने थोड़ा सा इनजस्टिस कर दिया है, क्योंकि यहाँ बच्चा ये सोच सकता है कि ये जो वोल्टेज आया ये पीक वोल्टेज है, वो ऐसा सोच सकता है। वैसे उसको सोचना नहीं चाहिए क्योंकि उसने करंट में करंट एम्पलीट्यूड बोला है। तो अगर उसको ये वोल्टेज एम्पलीट्यूड देना होता तो एम्पलीट्यूड वर्ड बोलता, लेकिन बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर ये तो पीक वोल्टेज हमने मान लिया, क्योंकि करंट भी पीक दे रखी है तो ये वोल्टेज भी पीक ही होगा। तो ऐसे केस में वो बच्चा आंसर देगा Z इज इक्वल टू V0 अपॉन I0। V0 की जगह 50 और I0 की जगह जब वो 10√2 लिखेगा तो 5/√2 आएगा, और ये भी ऑप्शन दे रखा है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि क्या इसका सही जवाब है, तो देखो मैं तो इसको 5 ओम ही टिक करने वाला हूँ, 5 ओम। और मुझे लगता है कि नीट भी इसका आंसर 5 ओम ही कंसीडर करने वाला है। पर ये मान लेते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। अब एवरेज में रखूंगा, मतलब इसमें बहुत सारे बच्चों से गलती हुई होगी, बहुत सारे बच्चों से, इसलिए कह रहा हूँ अबव एवरेज। सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल इजी है। अबव एवरेज कैटेगरी में क्यों रख दिया? क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, V0 कंसीडर करें या VRMS। अगला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पेपर का। इन्होंने कहा कि एक थिक वायर है, मैं लैंग्वेज पढ़ दूं क्या?
इन्होंने कहा एक थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस r कैरीज करंट I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द केबल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और r का वेरिएशन देखना है बच्चों, और ये बिल्कुल बेसिक ही होता है। r इज लेस देन r जब होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा होगा r के, और जब r ग्रेटर देन r हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाता है r के। इसका मतलब पहले स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा और उसके बाद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो मैं इसको भी इजी कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि ये तो बिल्कुल एम्पियर्स लॉ का एग्जाम्पल ही है जो कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हुए बच्चा करता है। इजी कैटेगरी में जाएगा सवाल। देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मास नंबर A इज इक्वल टू 240, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 7.6। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को कहते हैं बच्चों मास नंबर। तो उसने कहा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 है, जबकि न्यूक्लियन कितने हैं 240, ठीक है। और ये ब्रेक हो गया, दो पार्ट्स बन गए, ईच ऑफ मास नंबर 120, और हर किसी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 है। तो कितनी एनर्जी इस प्रोसेस में, एनर्जी इस प्रोसेस की आपसे पूछी जा रही है। तो ये तो बेसिकली कैलकुलेशन का सवाल है, बेसिक सा सवाल है कैलकुलेशन का, क्योंकि आप देखो कि जो मदर न्यूक्लियस है उसमें कहा गया है कि 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एनर्जी है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना है 240। तो इतनी एनर्जी थी, ठीक है जी। और बाद में क्या हुआ, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एनर्जी हो गई, 8.5 पर न्यूक्लियन। लेकिन न्यूक्लियन कितने, 120 दो प्रोडक्ट बने, एक ये वाला प्रोडक्ट बना और एक ये वाला प्रोडक्ट बना। तो इसमें भी कहा गया है 8.5 पर न्यूक्लियन एनर्जी है और नंबर ऑफ न्यूक्लियन 120 है। तो ये आपकी इनिशियल एनर्जी है और ये आपकी फाइनल एनर्जी है, बस इसका डिफरेंस हमें देख लेना है। मैं अगर लैंग्वेज पढ़ूं तो उसने यही कहा होगा कि कितना गेन इन एनर्जी हुआ। जी हाँ, उसने यही पूछा है कि कितना गेन इन एनर्जी हुआ। तो बस आपको क्या कर देना है, आपको कर देना है 7.6, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख दिया है बच्चों। 7.6 इंटू 240 होता है 1824, और ये कैलकुलेशन आ रही है 2040। जब मैंने इसका डिफरेंस देखा तो -216, क्योंकि मैं लेस में से मोर को माइनस कर रहा हूँ इसलिए -216। लेकिन आपको तो बिगर माइनस स्मॉलर करना था मोड लगा के। अगर आप बिगर माइनस स्मॉलर करेंगे तो आपको इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लेना है, दैट इज 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये यहाँ पे अवेलेबल है। देखो इजी नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पर न्यूक्लियन और ये सब देख के घबरा जाते हैं। मैं इसको एवरेज कैटेगरी दूंगा, एवरेज कैटेगरी है इस सवाल की। बच्चों ये है सवाल नंबर 6। इस सवाल में इन्होंने कहा है कि एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच का है, डिस्टेंस डी दे रखी है और एरिया है ए, और पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देखो देखो इसमें क्या है ना, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। लेकिन इन्होंने पूछा है एनर्जी स्टोर्ड, इसका मतलब वॉल्यूम को ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, रेड पेन से लिख देता हूँ। आपका आंसर आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है, एरिया ए है और ये डिस्टेंस डी है, तो ए इंटू डी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। डायरेक्ट फॉर्मूला है, इजी कहूंगा, बिल्कुल फॉर्मूला पूछा है, एकदम फॉर्मूला पूछा है, कुछ नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बताने, लैम्डा 600 नैनोमीटर है, पावर 3.3 इंटू 10⁻³ वॉट है। अगेन फॉर्मूला बेस्ड, सबसे पहले लिख दूं इजी कैटेगरी, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि पावर क्या होती है, NHC अपॉन लैम्डा, ठीक है जी। पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है, इनटू यहाँ पे टाइम भी होता है, लेकिन उसने पर सेकंड कहा तो टाइम को 1 रख दीजिए, तो NHC बाई लैम्डा, दैट्स इट। पावर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.3 इंटू 10⁻³ एन आपसे पूछा है,
6.6 इंटू 10⁻⁻34 किसकी वैल्यू होती है? h की। c होता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा है आपका 600 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आएगी 3.3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड विथ 600 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, जो कि सॉल्व करके आता है 10⁻16, है ना। ये ना 600 क्योंकि नैनोमीटर था, तो ये 10⁻⁻9 आएगा बच्चों, तो ऊपर एक 10⁻⁻9 भी है, तो इसको सॉल्व करके आएगा 10⁻16, ये इसका आंसर होगा। और ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप इसको मान के चलिए कि इजी है। देखो आप पूरा 16-17 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, लेकिन सबसे थोड़ी आपका कंपटीशन है, आप तो ये ऊपर के 70-80 हज़ार बच्चों में कंपटीशन करने वाले हैं। तो जब मैं कहूँगा आसान, तो उनके रेस्पेक्ट में आसान, वो डिसाइड करेंगे कि मेरिट क्या जाएगी। इसके बाद अगला सवाल है कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जरा इन्होंने लैंग्वेज जरा क्या है सवाल की। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, तो बस इसका ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसका ये ऑप्शन चूज कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गया हूँ। उन्होंने कहा तो ऊपर वाली कैटेगरी, जी हाँ आगे बेसिक बात है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहते हैं कि हाफ लाइफ 100 आवर्स है, टाइम 150 आवर्स का हो चुका है, तो क्या फ्रैक्शन एक्टिविटी का बचा होगा। तो बच्चों ये अगेन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, a इज इक्वल टू ए नॉट 1/2 रेज टू पावर n, a अपॉन ए नॉट की वैल्यू पूछ रहे हैं 1/2 रेज टू पावर n। यहाँ पे n क्या होता है, तो n होता है टाइम इज इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ। टाइम 150 है और हाफ लाइफ 100, तो n आ गया 150 अपॉन 100, तो दिस इज 3/2, तो n 3/2 है, इसलिए 1/2 की पावर 3/2, जिसको आप √1/8 या 1/2√2 कह सकते हैं। क्योंकि ये वाली कैलकुलेशन हर बच्चा इतना कंफर्टेबल नहीं होता, तो चलिए इसको एवरेज सवाल कह लेते हैं कि ये एवरेज है, इसको इजी कैटेगरी में नहीं डालते कैलकुलेशन, क्योंकि ये जब पावर थोड़ी इस तरीके की फ्रैक्शन में आ जाती है तो हर बच्चा इसमें कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए एवरेज कह रहा हूँ, अदरवाइज सवाल में से कोई खास बात नहीं। सवाल नंबर 10 जो कि कह रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो मैं इस सवाल को अगेन कहूंगा कि ये एवरेज सवाल है, मैं इसको इजी नहीं कहूंगा। क्यों? सवाल तो इजी है, लेकिन उन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये नाम सुन के बहुत बच्चे घबराते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसको एवरेज की कैटेगरी में डालूं। इन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी, तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना कि वो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला लिख के बैठ गए होंगे, एप्सिलॉन नॉट d∅dt, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सर्च करते रहे होंगे, और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया होगा। लेकिन जो बच्चे हैं जो थोड़े बहुत प्रैक्टिस करके गए, उनको पता होगा कि भाई सीरीज में हर जगह करंट सेम ही होगी, तो जो कैपेसिटर के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो बेसिकली इस ब्रांच में पास होने वाली कंडक्शन करंट के बराबर ही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर ही आती है। ये प्रॉपर्टी अगर दिमाग में आ जाती तो यहाँ पे करंट को बच्चा आराम से निकाल सकता था। वो करंट को कहता वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस, और वोल्टेज दे रखी है V नॉट साइन ओमेगा टी, और रिएक्टेंस को लिख देता 1/ω/c, तो V नॉट ओमेगा सी साइन ओमेगा टी, V नॉट ओमेगा सी साइन ओमेगा टी इस सवाल का सही आंसर होगा। ये था सवाल नंबर 10।